गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में जो है हम आपके कर रहे हैं पेपर टू की आपकी चल रही है यूनिट 2। ठीक है, यूनिट 2 में आज हम लोग टॉपिक करेंगे समघात रैखिक अवकल समीकरण यानी कि होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कल जो है मैंने आपको बताया था कि हम लोग जनरली जो है किस तरह से लिखते हैं, एक्स एन डी एन वाई टी एक्स एन। ये क्या है आपकी जर्नल होमोजीनियस इक्वेशन यानी कि आपकी समघात समीकरण का व्यापक रूप। तो यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे कि जितना x का गुणांक है उतनी ही कोटि का यहाँ पे अवकलन किया हुआ है। ठीक है, जितना x का गुणांक है उतनी ही कोटि का यहाँ पे अवकलन किया हुआ है। a2 x की पावर n-2 dn-2 अपॉन y और x n-2 से लेकर ये जो है आपके जाता है an और y इज इक्वल टू क्यू तक। ठीक है, क्यू तक। चलिए फिर से जो है कल मैंने वैसे समझाया था, आज मैं आपको फिर से समझाती हूँ कि अगर मान लीजिए कि x dy बाई dx है तो इसको जो है मुझे क्या करना है कि यहां से x को जो है रिमूव करना है, यहां से x को रिमूव करना है। अगर मेरे पास है एक्स स्क्वायर d2y dx2 तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को जो है वो रिमूव करना है। तो यहाँ पे जो है ये करने के लिए हमें क्या काम करना होगा, तो यहाँ पे इसको चेंज करने के लिए क्या करना होगा, एक आपको नया जो है प्रतिस्थापन यानी कि न्यू जो है कोई सब्स्टिट्यूशन जो है आपको लेना पड़ेगा और वो है आपके और जितने भी क्वेश्चन करोगे उसमें लेना होगा कि log x इज इक्वल टू जेड। क्या लेना होगा कि log x इज इक्वल टू जेड। जब हम लोग log x इज इक्वल टू जेड लेते हैं तो हम लोग जानते हैं कि dz अपॉन dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन x हो जाएगी। ठीक है, 1 अपॉन x हो जाएगी। यहाँ पे जो है अब इसको चेंज करना है। इसको चेंज पता है कैसे करते हैं, जैसे आपने log x इज इक्वल टू जेड ले लिया तो ये जो है ये हो जाएगा आपका dy, जहां पे d जो है वो क्या है d बाय dz। और अगर आपने एक्स स्क्वायर d2y dx2 लिया तो ये आपके हो जाएगा कि d स्क्वायर y माइनस dy, जहां पे भी क्या है फिर से लिखेंगे d इज इक्वल टू डी बाय dz। और ये किस तरह से होता है मैंने अवकलन करके जो है आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था। ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको जनरली बताती हूँ, ये हो जाएगा d माइनस y। ठीक है, जब x dy बाय dx तो हो जाएगा dy, जब एक्स स्क्वायर d2y dx2 हो जाएगा तो d माइनस 1y। अगर मैं क्यूब का लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगी, एक्स क्यूब d3y dx क्यूब, तो क्या हो जाएगा d माइनस 1 d माइनस 2y। चलिए x4 का लिखेंगे। ठीक है, x4 का लिखेंगे तो x4 का जो है कैसे लिखेंगे, चलिए यहां पे लिखती हूं। अब इस तरफ x4 d4y dx4 तो हो जाएगा d माइनस 1 d माइनस 2 d माइनस 3 और ये यहाँ पे y। देखिए यहाँ पे अगर एक पावर है तो ये एक बार आया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक ही आया फैक्टर, सिर्फ d आया। अगर पावर 2 है, ठीक है, x के ऊपर पावर 2 है तो यहाँ पे 2 फैक्टर आए, एक d आया एक d माइनस 1 जुड़ गया इसके साथ। अगर यहाँ पे पावर 3 है तो 3 फैक्टर आ गए, कौन से, एक d आया, d माइनस 1 आया, d माइनस 2 आया। लेकिन अगर पावर 4 है तो कितने फैक्टर आए, 4 आए, लेकिन कौन से आया, पहला वाला d आया, d माइनस 1 आया, d माइनस 2 आया और d माइनस 3 आया। ठीक है, तो अगर n के लिए लिखना हो तो आप n के लिए भी लिख सकते हो ना। अगर एक्स एन डी एन वाई डी एक्स एन के लिए भी लिख सकते हो कि d माइनस 1 से लेकर d माइनस, और कहां तक हो जाएगा, जब यहाँ पे जो है 4 है तो यहाँ पे 3 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जब 3 है तो यहाँ पे 2 आ रहा है, तो यहाँ पे n है तो यहाँ पे n माइनस 1 आएगा, यहाँ पे n माइनस 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको जो है कहां तक याद रखना है, आपके एग्जाम्पल्स में जो है सिर्फ 1 2 3 और ये 4 तक ही जो है आपको याद रखना है कि
अगर x4 d4 y अपॉन dx4 हो तो क्या होगा, d माइनस 1 d माइनस 2 d माइनस 3 और ये साइड में क्या लिखा हुआ है, y। ठीक है, y। तो चलिए अब मैं जो है एग्जाम्पल करूंगी, सीधा ही मैं एग्जाम्पल से शुरू करती हूँ। मैंने आपको बता दिया कि कन्वर्ट कैसे करना है। ठीक है, फिर से बता दूं कि अगर x dy होगा तो उसको dy लिख, x dy बाई dx होगा तो उसको dy लिखेंगे, जहां पे d जो है अब आपका चेंज हो गया है, प्रत्येक क्वेश्चन में लिखेंगे d बाई dz। ठीक है, जो भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसमें जो है लिखेंगे कि d, कैपिटल D इज इक्वल टू डी बाई dz। ठीक है, अब एग्जाम्पल करती हूँ। एग्जाम्पल जो है बहुत ही सिंपल है इसके। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कहते हैं कि एक्स स्क्वायर d2y dx2 प्लस एक्स dy बाय dx माइनस y इज इक्वल टू, यहाँ पे आ रहा है एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स, यहाँ पे d2y dx2 के साथ क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, एक्स है। अब इसको d में चेंज कर देंगे। ठीक है, यानी d बाई dz में, यानी किसी और चर के सापेक्ष जो है अवकल समीकरण हो उसमें हम लोग चेंज करेंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहला जो है हमें ये हमको मानना होगा कि लेट log x is equal to z। दिस implies x is equal to e की पावर z। क्लियर है, जब log x is equal to z होता है तो x is equal to क्या हो जाएगा, e z। ठीक है, तो ये जो पहला जो है, पहला टर्म है वो जो है कैसे चेंज हो जाएगा कि यहाँ पे पावर कितनी है, 2 है, तो d माइनस 1, दो फैक्टर आएंगे, एक आएगा d और एक d माइनस 1 y। जब x dy बाई dx आए तो ये हो जाएगा dy और माइनस y। जब x इज इक्वल टू ई की पावर z है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर 2z। और यहाँ पे लिखेंगे कि d इज इक्विवेलेंट टू d बाय dz। प्रत्येक प्रश्न में जैसे ही आपने उसको चेंज किया, ठीक है, ये क्या है, चर गुणांकों वाली अवकल समीकरण है, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो क्या है, चर है ना, एक्स जो है अपने आप में चर है, उसको हम किस में चेंज कर रहे हैं, अचर गुणांकों की जो है अवकल समीकरण में चेंज कर रहे हैं। यानी हमारे पास जो है इक्वेशन कौन सी दी हुई है कि विथ जो है कांस्टेंट कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं दी हुई है, कौन सी दी हुई है यहाँ पे कि वेरिएबल्स दिए हुए हैं। ठीक है, वेरिएबल्स दिए हुए हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे कि log x इज इक्वल टू जेड मानेंगे, और log x इज इक्वल टू जेड ले लिया तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर z। e की पावर z हो गया, तो अब जो है हमारा जो एक्स स्क्वायर d2y dx2 जो है चेंज हो जाएगा d माइनस 1 में इंटू y। ठीक है, और ये जो है ये किस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा चेंज dy में, और माइनस y तो ऐसे ही है। अब जबकि x की वैल्यू जो है e की पावर z है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, e की पावर 2z हो जाएगी। चलिए इसमें से जो है y को कॉमन ले लें। ठीक है, इसमें से मैंने क्या किया, y को कॉमन ले लिया और जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं d को इस ब्रैकेट के साथ, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, डी स्क्वायर माइनस 1 वाई ई की पावर 2z। ठीक है, तो चलिए अब जो है अब हमारी इक्वेशन ऐसी आ गई जिसके कोफिशिएंट कौन से, कांस्टेंट है। तो सबसे पहले जो है इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन यानी कि सहायक समीकरण, सहायक समीकरण जो है वो क्या हो जाएगी, सहायक समीकरण होगी यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस 1। ठीक है, m इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस 1। तो इसका CF जो है वो कैसे लिखेंगे, CF इस तरह से लिखेंगे C1 e की पावर z और C2 e की पावर माइनस z। ठीक है, C1 e की पावर z और C2 यहाँ पे हो जाएगा e की पावर माइनस z। चलिए लेकिन हमको किस में चाहिए, x में लिखना है, और e की पावर z कितना है, x है, तो ये हो जाएगा कि C1x और C2 e की पावर, देखिए अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या है कि e की पावर माइनस z है, तो क्या हो जाएगा x के ऊपर भी जो है -1, तो ये हो जाएगा x की पावर
-1। ये हमने जो है क्या ज्ञात कर लिया, इसका CF ज्ञात कर लिया। अब जो है नेक्स्ट आती है इसके PI फाइंड करने की बारी। ठीक है, यहां पे मैं लिख लेती हूं कि कैपिटल D इज इक्विवेलेंट टू d/dz। अब जो है PI फाइंड करते हैं, यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/d² - 1 और e की पावर 2z। चलिए ये तो बहुत इजी है। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के होता है इस तरह से और उसके पास जो है देखते हैं z का जो है कोफिशिएंट क्या है, z का गुणांक कितना है, 2 है, तो d की जगह पे क्या रखना है, d की जगह पे रखना है 2। तो 1 ये d का स्क्वायर -1 e की पावर 2z, ये हो जाएगा 1/4 - 1 e की पावर 2z, और ये हो जाएगा 1/3 e की पावर 2z। अब ये हो गया। जब भी जो है चरघातांकी फलन होता है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, क्या करते हैं कि उसके ई के ऊपर जो है जो भी आपका चर है, यहाँ पे आपका z है, तो z का जो है गुणांक जो है क्या है, ठीक है, z का गुणांक क्या है, तो z का गुणांक जो है यहाँ पे 2 है, तो d की जगह पे क्या रखना है, हमको 2 रखना है। ठीक है, d की जगह पे 2 रखना है। तो यहाँ पे जो है PI इज इक्वल टू कैसे ज्ञात करते हैं, PI इज इक्वल टू करते हैं कि यहाँ पे जो है आपका FD कौन सा है, ये d² - 1। ठीक है, उसको किस तरफ लेके जाते हैं, उस तरफ लेके जाते हैं, तो उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, PI। तो PI इज इक्वल टू 1/d² - 1 e की पावर 2z। ठीक है, e की पावर 2z। तो समीकरण का हल हो जाएगा, समीकरण का हल यानी कि सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यानी जनरल सॉल्यूशन, जिसको हम लोग GS बोलते हैं, y इज इक्वल टू C1x C2x की पावर -1 और यहाँ पे प्लस 1/3 e की पावर, देखिए इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 1/3 और x इज इक्वल टू क्या है, e की पावर z, तो e की पावर 2z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे x², तो ये हो जाएगा x², तो ये हो जाएगा यहाँ पर x²। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे x²। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको इक्वेशन जो है दी हुई है ना, उसके साथ क्या आ रहा है कि प्रथम द्वितीय अवकलज है उसके साथ x² आ रहा है, प्रथम अवकलज है उसके साथ भी x आ रहा है। तो अगर ऐसी इक्वेशन होगी तो सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, तो उसके लिए जो है क्या ट्रिक लगाना है, ट्रिक ये लगाना है, ठीक है, ये वाला ट्रिक लगाना है कि log x इज इक्वल टू z। इसी प्रकार का जो है एक और क्वेश्चन जो है मैं सॉल्व करती हूँ यहाँ पे, फिर देखेंगे कि ये किस तरह से होगा। तो ये क्वेश्चन जो है जितने भी कर रही हूँ ध्यान रखिएगा, मैं क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड पे जो भी करवा रही हूँ वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ। ठीक है, कौन से करवा रही हूँ, सारे ये मैं सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ, तो आपको जो है अच्छी तरह से जो है ये लिखने हैं, अच्छी तरह से लिखने हैं। ठीक है, और तो यहाँ पे जो है मैं एक और प्रश्न करती हूँ जिसमें x² d2y dx2, जो कि 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और -x dy/dx प्लस 2y यहाँ पे, और x log x। तो यहाँ पे जो है मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे करना है कि एक ट्रिक लगानी है, कौन सी, या मैं कहूँ कि एक प्रतिस्थापन करना है। ये मेरी इक्वेशन जो है अवकल समीकरण है, वो किसके सापेक्ष जो है अवकलन कर रही है, x के सापेक्ष अवकलन कर रही है, लेकिन मुझे जो है ऐसी इक्वेशन बनानी है कि जिसका जो है z के सापेक्ष जो है अवकलन किया जा सके। तो उसके लिए जो है मैं क्या करूंगी, उसके लिए जो है log x इज इक्वल टू जो है मैं z मान लूंगी। जब हम लोग log x इज इक्वल टू z मानते हैं तो इसका मतलब होता है कि x इज इक्वल टू e की पावर z। ठीक है, x इज इक्वल टू e की पावर z। और अब जो है, अब फिर से मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बता दूं कि ये जो x² और d2y dx2 जो है, अगर आपने ये मान लिया तो इसको आप सीधा लिख सकते हो कि d-1y। और ये किस तरह से आया, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो है पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया था। ठीक है, लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करके बता दिया था। और ये हो जाएगा, जब x dy/dx जो है वो लिखना हो तो ये सिंपली हो जाएगा आपके dy। अब ये d क्या है, ठीक है, ये जो है log x इज इक्वल टू जो है हो जाएगा z, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, e की पावर z।
अब ये डी क्या है, ये कैपिटल डी जो है आपका क्या है, डी बाय डी जेड, ठीक है, कैपिटल डी क्या है। अब देखिए किसके सापेक्ष हो गई ये समीकरण, जेड के सापेक्ष जो है इसका आकलन हो रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, जेड के सापेक्ष जो इसका आकलन हो रहा है। पहले वाली इक्वेशन जो है एक्स के सापेक्ष दिया हुआ है, लेकिन अब ये इक्वेशन किसके सापेक्ष होगी, ये जेड के सापेक्ष होगी, और यहाँ पे जो है आपका फलन जो है वो कौन सा आ गया, जेड में ही चेंज हो गया, ठीक है, जेड में ही चेंज हो गया। अब जो है क्या करेंगे कि y को इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो d माइनस 1 माइनस डी प्लस 2y, और ये है z e की पावर z। जब डी स्क्वायर को क्या करेंगे, d माइनस 1 से जो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 2y z e की पावर z, और ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 2d। अब देखिए मैंने जो है समीकरण जो है वो चेंज कर दी, उसको जो है ट्रांसफॉर्म किया, ट्रांसफॉर्म करने के बाद जो है अब इक्वेशन जो है वो कौन सी आ रही है, जिसमें कांस्टेंट कोफिशिएंट है, यहाँ पे कौन से हैं, चर है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, लेकिन अब जो है डी स्क्वायर के साथ 1 है, डी के साथ कितना है, माइनस 2 है, तो क्या हो गया यहाँ पे, चेंज हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया यहाँ पे, चेंज हो गया। तो जो मेरी जो है वेरिएबल में थी इक्वेशन जो है मेरी कोफिशिएंट जो है जिसके वेरिएबल्स थे उसको मैंने किस में चेंज किया, यहाँ पे कांस्टेंट कोफिशिएंट में चेंज कर दिया, ठीक है, कांस्टेंट कोफिशिएंट में चेंज कर दिया। तो अब जो है सबसे पहला काम क्या होता है, सीएफ फाइंड करना। सीएफ यानी कि क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो यहाँ पे यानी कि पूरक फलन, तो आपकी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या सीएफ जो है फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन यानी कि सहायक समीकरण चाहिए, ठीक है, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं एई, एई यानी कि ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो वो जो है क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसके जो है मैं पहले जो है मैंने ज्ञात कर चुकी हूँ कि किस तरह से हल होंगे, लेकिन फिर भी जो है श्रीधराचार्य से जो है आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, श्रीधराचार्य से जो है लिख सकते हैं कि m इज इक्वल टू, क्योंकि ये ऐसी इक्वेशन है जिसके गुणनखंड नहीं हो सकते, तो इसका जो है सॉल्यूशन हमें m की वैल्यू जो है वो श्रीधराचार्य से जो है ज्ञात करनी होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 माइनस यहाँ पे 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 यहाँ पे 8 अपॉन 2, ठीक है। जब इसको हल करते हैं तो m इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस ये हो जाएगा कि आयोटा इंटू 2 अपॉन 2, ठीक है, 4 माइनस 8 माइनस 4 आएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस आयोटा, 1 प्लस माइनस आयोटा। तो अब देखिए जब भी जो है आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन यानी सहायक समीकरण में जो है m के मान जो है, m के मान सम्मिश्र आते हैं यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं, तब उसका सीएफ जो है किस तरह से लिखा जाता है। तो सीएफ में जो है सबसे पहले देखते हैं कि इसका रियल पार्ट कौन सा है, इसका रियल पार्ट कौन सा है, यहाँ पे 1, ठीक है। तो पहले जो है एक जो है चर घातांकी फलन, और उसमें जो है जो भी आपका चर कौन सा चल रहा है, z चल रहा है, तो z के साथ जो है यहाँ पे एक गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e की पावर z। अगर 2 होता तो 2z आता, 3 होता तो 3z आता, ठीक है। फिर जो है अब किसका यूज करना है, आपके इसके इमेजिनरी पार्ट का, तो इमेजिनरी पार्ट जो है किसके साथ जाएगा, कॉस के साथ जाएगा, और फिर जो है ये साइन के साथ जाएगा, ठीक है, पहले कॉस के साथ जाएगा और फिर जो है साइन के साथ। वहां पे भी क्या है, इमेजिनरी पार्ट जो है वो कितना है, 1 है, ठीक है। तो 1 इंटू जेड, कॉस में भी 1 इंटू जेड, और साइन में भी जो है 1 इंटू जेड आ जाएगा। तो देखिए सीएफ जो है वो इस तरह से लिखी जाती है, लेकिन हमको किस में लिखना है, हमको लिखना है इसके x में, तो इसको यहीं पे हम लोग जो है चेंज कर देंगे, ये आपके x आ जाएगा क्योंकि e की पावर z इज इक्वल टू क्या है, x। फिर जो है ये c2 और ये हो जाएगा cos, और z इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पे z इज इक्वल टू क्या है, log x, तो ये लिखेंगे यहाँ पे log x, और प्लस प्लस आ जाएगा यहाँ पे प्लस, यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ c2 और साइन और ब्रैकेट में log x। तो ये जो है आपका CF आ गया, ठीक है, ये जो है आपका CF आ गया। देखिए फिर से वापस से अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब जो है बारी आती है PI फाइंड करने की, ठीक है। तो चलिए PI फाइंड करते हैं। तो PI मतलब होता है विशेष समाकल यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल, जो इस
CF के साथ जोड़ते हैं तभी हमको जनरल सॉल्यूशन यानी कि व्यापक हल प्राप्त होता है। तो ये हो जाएगा कि डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 और ये हो जाएगा z इंटू ई की पावर z इंटू ई की पावर z। अब जो है क्या है कि किसी भी फलन के साथ जो है अगर चरघातांकी फलन यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो है अगर गुणा हो तो उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लोग यानी कि चरघातांकी फलन को बाहर ले सकते हैं, लेकिन वो ऐसे ही बाहर नहीं जाएगा। वो क्या करेगा कि z के साथ अपना गुणांक कितना है, यहाँ पे z का जो है कोफिशिएंट कितना है 1, ठीक है, z का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1, तो वो जो है क्या करेगा अपने 1 को जो है यहीं पे छोड़ के जाएगा d के पास। तो ये d प्लस 1 का स्क्वायर 2d प्लस 1 और प्लस 2 और यहाँ पे आ जाएगा z, यहाँ पे आ जाएगा z। तो चलिए इसको जो है हम लोग क्या करते हैं कि सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले e की पावर z अपॉन ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 माइनस 2d और माइनस 2 ये प्लस 2 और इनटू क्या आ जाएगा यहाँ पे z, ठीक है। तो देखेंगे कि ये 2d आपस में कैंसिल हो गया और ये 2 भी आपस में कैंसिल हो गया। तो e की पावर z 1 अपॉन ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू z। अब जो है डी स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे जो है क्या है z जो है ऐसा है जिसकी घात जो है 1 है, और ऐसी जो है z की पूर्णांक घातों वाले समीकरण जो है किस तरह से हल किए जाते हैं, तो हम लोग जो है क्या करेंगे बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर की पावर माइनस 1 इंटू z, ठीक है, और ये हो जाएगा कि e की पावर z, और जबकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर और प्लस d4, ठीक है, प्लस d4 n माइनस सो ऑन इंटू z। हमें डी स्क्वायर d4 की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि डी स्क्वायर z जो है वो 0 आ जाएगा, क्योंकि dz इज इक्वल टू 1, तो डी स्क्वायर z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये आपके आ जाएगा e की पावर z इंटू z, ठीक है, सीधा यही आएगा। ये दोनों तो क्या देंगे, इसके साथ अगर z का गुणा करेंगे तो ये 0 दे देंगे, ठीक है, सीधा ही जो मैं लिख रही हूँ 0 दे देंगे। तो ये आ जाएगा आपके कि x इंटू फिर से आ गया log x इंटू log x। पहले z में ज्ञात करना है, z में ज्ञात करने के पश्चात जो है उसको फिर से किस में कन्वर्ट करना है, उसको कन्वर्ट करना है आपको x में। तो अब जो है समीकरण का हल यानी कि GS, ठीक है, GS इज इक्वल टू होता है CF प्लस PI, क्योंकि ये पूरा नहीं होता जब तक दोनों जो है ज्ञात न किए जाए। GS इज इक्वल टू होता है CF प्लस PI, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे आपका CF जो है वो ये आया है कि x और ये C1 x ब्रैकेट के अंदर जो है यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं C1 cos और यहाँ पे log x और प्लस C2 sin log x, और यहाँ पे आ जाएगा कि प्लस आपने ज्ञात कर लिया आपका PI x log x, ठीक है। पूरी हमने बहुत सारी मेहनत की, बहुत कुछ किया कि और उसके बाद जो है सेम वही आया जो Q दिया हुआ था, वही का वही सेम आ गया, ठीक है, जो हमारा Q दिया हुआ था वही। ठीक है, तो देखा आपने कि किस तरह से जो है एक चर गुणांकों वाले समीकरण को हमने अचर गुणांकों वाले समीकरण में जो है परिवर्तित किया, ठीक है। तो इसी तरह से जो है हम आगे बढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो जितने जो ज्यादा क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको हल कराऊंगी आपको जो है उतना अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें देखेंगे कि आपको जो है क्यूब दिया हुआ है, एक्स क्यूब डी क्यूब वाई एक्स क्यूब, फिर 2x स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स टू प्लस 2y इज इक्वल टू 10 x प्लस 1 अपॉन x, क्या जाएगा x प्लस 1 अपॉन x।
ठीक है, तो सबसे पहले जो है क्या करना है, इसको जो है चेंज करने के लिए क्या करेंगे कि माना क्या हो जाएगा, log x इज इक्वल टू z, और दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू e की पावर z। ठीक है, x इज इक्वल टू e की पावर z। अब जो है इसको चेंज करेंगे पहले, तो क्या है, पावर कितनी है यहाँ पे 3, 40 कितने हैं यहाँ पे 3, तो क्या आ जाएगा, 3 फैक्टर आएंगे, पहला आएगा d, फिर आएगा d-1, फिर आएगा d-2 और y। ठीक है, फिर जो है +2, और कितने हैं 2 है, तो 2 फैक्टर आएंगे, पहला तो d फिक्स है और दूसरा क्या आ जाएगा d-1 और ये y, और प्लस दूसरा 2y दिया हुआ है, और x सॉरी 10, और x की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पे ez, और 1/x की जगह पे क्या आ जाएगा e की पावर -z। ठीक है, e की पावर आ जाएगा -z। ठीक है, अब जो है क्या करना है, y को बाहर ले लेना है और इस इक्वेशन को सॉल्व करनी है। तो चलिए y को बाहर ले लेते हैं, d-1, इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं साथ में। ठीक है, तो ये हो जाएगा d² -3d + 2, और ये हो जाएगा 2d d² -d। ठीक है, 2d² -d, इसको भी हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और +2 y इज इक्वल टू 10 e की पावर z, e की पावर -z, e की पावर z और e की पावर -z। फिर जो है क्या करते हैं कि फिर से d से और 2 से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा d³ 3d² + 2d + 2d² -2d और +2y इज इक्वल टू 10 e की पावर z, e की पावर -z। चलिए एक पद तो निकल गया इसमें, कौन सा 2d वाला पद जो है यहाँ से निकल गया, 2d आपस में दोनों कैंसिल हो गए, तो ये समीकरण जो है बहुत ही छोटी हो गई, रिड्यूस होके जो है वो इस तरह की बन गई कि d³ और यहाँ पे जो है 3d² है, यहाँ पे 2d² है, तो -3d² है, तो -d², और ये +2। ठीक है, y इज इक्वल टू 10 e की पावर z + e की पावर -z। तो इसका सबसे पहले जो ऑक्सिलरी इक्वेशन यानी कि सहायक समीकरण लिख लेते हैं। सहायक समीकरण जो है वो क्या होगी, यहाँ पे m³ -m² + 2, ठीक है, +2 इज इक्वल टू 0। जब आप देखेंगे कि m इज इक्वल टू -1 इसका एक हल है, -1 + 2 इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू जो है -1 एक इसका एक हल है। अगर m इज इक्वल टू -1 इसका एक हल है, तो हम लोग जो है क्या कर लेते हैं, m+1 जो है वो फैक्टर बाहर ले लेते हैं। ठीक है, बाहर ले लेते हैं। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो जो है आप जो है कौन सा यूज करो कि -1 से जो है आप सिंथेटिक डिवीजन कर लो, 1 ये -1, यहाँ पे 0 2, तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे ये -1 तो -2, तो ये हो जाएगा 2 यहाँ पर। ठीक है, +2 और ये -2, ये आ गया 0, यानी देखिए इसका एक फैक्टर है, तो ये यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन से 0 आ गया। तो बाकी की जो है बहुपद कौन सी होगी, जब m+1 फैक्टर जो है बाहर लेते हैं, तो बाकी की बहुपद कौन सी होगी, बाकी की बहुपद जो है आपकी होगी कि m² -2m और +2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कब सीखा है आपने, ये जो है सिंथेटिक डिवीजन कब सीखा है आपने, फर्स्ट ईयर में सीखा है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में सीखा है। और एक और तरीका है कि इसमें से जो है आप क्या कर सकते हो कि m³ + m², और यहाँ पे क्या है -2m²। ठीक है, फिर आ जाएगा यहाँ पे +2m और -2m + 2, यानी कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने और पार्ट करने, m² के पार्ट हो गए m² - 2m², और ये पद तो है ही नहीं यहाँ पे, तो एक को एक बार प्लस किया तो एक बार माइनस कर दिया, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन जो है सिंथेटिक डिवीजन जो है वो बहुत अच्छी तरह से आपको बता देता है। ठीक है, यहाँ पे मैं किस तरह से फैक्टर करती हूँ ये मैंने आपको बता दिया कि दो तरीके हैं, एक आप एडजस्ट कर लो, या तो फिर आप ये सबसे अच्छा है कि सिंथेटिक डिवीजन कर लो। तो यहाँ पे जो है m की जो है क्या वैल्यू आ जाएगी, m की वैल्यू एक तो -1 आएगी, और दूसरी जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको श्रीधराचार्य से जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 - 8/2। ठीक है, फिर से यहाँ पे m² - 2m + आ गया,
ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, तो m की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1 और प्लस माइनस आयोटा, क्योंकि यहाँ पे जो है -4 आ जाएगा, -4 से ये 2 आयोटा आ जाएगा, 2 आयोटा से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए CF जो है वो ज्ञात कर लेते हैं सबसे पहले। तो C1 e की पावर -z आ जाएगा पहले तो, ठीक है। फिर जो है इसका जो है रियल पार्ट कौन सा है, यहाँ पे 1 है, तो पहले e के ऊपर जो है z के साथ गुणन क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, वो मैं नहीं लिखती हूँ। फिर जो आ जाएगा यहाँ पे C2 और ये cos z और C3 और ये sin z, सेम पहले वाले क्वेश्चन में जो था वही का वही यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग क्या कर लेते हैं कि x में चेंज कर लेते हैं, x की पावर -1, यहाँ पे x आ जाएगा, ये C2 और cos यहाँ पे log x और प्लस यहाँ पे C3 और साइन ब्रैकेट में यहाँ पे log x। CF का काम तो पूरा हो गया, ठीक है, CF का काम जो है यहाँ पे पूरा हो गया। अब जो है हमें PI फाइंड करना है, ठीक है। अब क्या करना है कि PI फाइंड करना है।